बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पहले हम एवोगैड्रोस लॉ, वान डेर वाल्स इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, उसकी डेरिवेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और ये सब चीज़ें जो है वो स्टडी कर चुके हैं, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आपकी ये जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट है या फिर ये जो केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है, आप इसमें ये सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा शॉर्ट में दिखा देती हूँ। देखिए, एक्सरेज एंड देयर यूजेस, एब्सोल्यूट ज़ीरो, और ये सब लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए अपलोडेड है। ओके, मैं इनको इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज कर दूंगी आपके लिए, तो आप चैप्टर वाइज इनको देख सकेंगे। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो इसकी तरफ मूव करते हैं। देखिए, एक इंग्लिश केमिस्ट था जॉन डाल्टन, इन 1801 उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि दैट जो टोटल प्रेशर है एक्सर्टेड बाय अ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स of each gas present in the mixture. The law is only obeyed if the component gases do not chemically react with each other. Moreover, the gases must behave ideally. Okay, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, एंड अगेन मैं आपको एक एक पार्ट डेफिनेशन का समझाऊंगी ताकि आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले क्या है, उसने कहा कि आप एक कंटेनर के अंदर गैसेस का क्या लेंगे, एक मिक्सचर ले लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो गैसेस, सपोज आपने ले ली ए गैस, बी गैस एंड सी गैस। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करें। देखिए, अगर रिएक्ट कर लेंगी तो हम कैसे कहेंगे कि ये प्रेशर जो है वो ए गैस ने एक्सर्ट कर दिया या ये प्रेशर बी गैस ने कन्वर्ट कर दिया। हमें तो ये डाउट होता रहेगा ना कि ये ना ये ए और बी रिएक्ट करके इन्हें कोई एक और टाइप ऑफ गैस बना दिया, दैट इज डी गैस। ठीक है, तो क्या होगा, हमने ऐसी गैसेस लेनी है जो कि एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, मोर ओवर द गैसेस मस्ट बिहेव आइडली। What does that mean? That mean that they must obey the general gas equation, that is PV is equal to nRT. Yeah, you can say that they must obey the three important laws: the Boyle's law, the Charles law, and the Avogadro's law of the gases. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जब आप स्टडी करेंगे तो ये दो कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। Again, the gases must not react with one another. Secondly, ये कि the gases must obey all the gas laws, the Charles law, the Avogadro's law, and the Boyle's law. ओके, ये होना चाहिए। अब देखिए, इसने क्या कहा कि दैट जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी गैसेस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टू द पार्शियल प्रेशर। क्योंकि देखिए, ऑफ दीज गैसेस, ठीक है, हर गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो लगेगा। अब व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द पार्शियल प्रेशर, नॉट द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ए गैस का भी टोटल प्रेशर जो है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे लगना चाहिए, बी गैस का भी टोटल प्रेशर वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे लगना चाहिए, एंड सी का भी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही, क्यों, बिकॉज देखिए, टोटल प्रेशर का क्या मतलब होगा, टोटल प्रेशर का ये मतलब होगा कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सपोज अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स, सपोज ए गैस में ले लेती हूँ, ठीक है, 100 के 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ए गैस दे आर स्ट्राइकिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तब मैं कहूंगी कि दैट इट वुड बी द दैट जो गैस ए है वो एक टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बट होता क्या है, बट होता ये है कि दैट, देखिए, गैस ए के सारे मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर के पास पास मौजूद नहीं है, बल्कि वो कंटेनर के अंदर भी मौजूद है। देयरफॉर उसका जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट वुड नॉट बी द टोटल प्रेशर, बट इट वुड बी द पार्शियल प्रेशर। थोड़ा सा प्रेशर होगा गैस ए की तरफ से। ठीक है, इसी तरह बी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, 100 या 100 प्लस मॉलिक्यूल्स या उससे कम, ठीक है, वो सारे के सारे वॉल्स ऑफ द कंटेनर के पास नहीं खड़े हुए। ठीक है, वो जिस तरह बच्चे होते हैं ना, नाराज होकर दीवार के पास जाके खड़े हो जाते हैं, दीवार के तरफ मुंह करके, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो कंटेनर के अंदर मौजूद होंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर के पास नहीं होंगे। इसी तरह सी के साथ भी यही केस होगा। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन होगी, इस वजह से हम बात करें अबाउट द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दूसरी क्या बात होती है, दूसरी ये बात होगी कि देखिए, पहले सपोज हमने सिर्फ गैस ए ली हुई थी,
यहाँ पे, ठीक है, कंटेनर के अंदर। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो कौन सी गैस के थे, वो गैस ए के थे जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के पास थे, ठीक है। लेकिन अब आपने इसमें क्या पोर कर दिया, आपने इसके अंदर पोर कर दिए गैस बी, ठीक है। नाउ क्या होगा कि गैस बी के भी मॉलिक्यूल्स पूरी के पूरी इस वॉल इस क्या होता है कंटेनर उसके अंदर मौजूद होंगे, एंड उसके कुछ मॉलिक्यूल जो है वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ आके खड़े हो जाएंगे। तो सपोज वो क्या करेंगे, वो एक एक या मॉलिक्यूल को थोड़ा सा धक्का देके वो क्या करेंगे कि भाई तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मुझे भी दीवार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करने दे दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर इंक्रीज, सॉरी, ए का जो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया और बी के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। अब एक और गैस आपने इंट्रोड्यूस करवा दी सी वाली। अब सी वाली भी भागते दौड़ते आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो वॉल ऑफ द कंटेनर के पास आ गई, ठीक है। और सी भी आगे खड़ा हो गया कि भाई हमें भी प्रेशर एक्सर्ट करने दो। तो नाउ हर एक का टोटल प्रेशर नहीं लग रहा, बल्कि हर गैस का क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर लग रहा है। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा कि तीनों गैसेस जो आपने सपोज ले लिए ए बी सी, उनके पार्शियल प्रेशर्स एक्सर्ट हो रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। देयरफॉर अब जो मैं ये कहूंगी कि दैट जो टोटल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, मैं वॉल ऑफ द कंटेनर की बात करें, नॉट इनसाइड द कंटेनर, जो टोटल प्रेशर होगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दिस पीटी, इट शुड बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, गैस बी एंड गैस सी, इन सब का सम टोटल। क्लियर? तो यहाँ तक ये हो जाएगा। सपोज आप एक एग्जांपल ले लें, एयर जो है वो एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, ठीक है। एयर के अंदर जो गैसेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं। सपोज यू हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसी तरह आपके पास नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन एंड हाइड्रोजन गैस के भी कुछ क्या है ट्रेसेस मौजूद हैं, ओके। एंड ऑल्सो दे हैव some amount of water vapors and pollutants. Pollutants क्या है, these are the क्या कहते हैं, these are the chemicals जो कि क्या करते हैं, आपकी एयर को अनहेल्दी बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। आपके जो एटमॉस्फेयर है उसको अनहेल्दी बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ अच्छा, इन पोल्यूटेंट्स में जनरली कौन से ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक है, जिन्हें हम जनरली SOX लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, हम इसे भी NOx लिखेंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द एयर। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस। अब हम जब बात करते हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, सपोज आप प्लेन उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आ जाती है एग्जाम्पल कि एयर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा ऑन द प्लेन। तो अब जब हम एयर प्रेशर, सॉरी इसे प्रेशर लिखना था, मैंने प्लेन लिख दिया। जब हम एयर प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो एयर प्रेशर के अंदर हम बात करेंगे कि टोटल एयर के अंदर जितने भी गैसेस वगैरह मौजूद है ना, उन सब का पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन द एरोप्लेन। होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारे पास ये है, okay. Now let us move towards the relationship between pressure and the number of moles of the gas, ठीक है। अब देखिए, सपोज आपके पास, अब चूंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स से ही फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि कौन सी गैस कितनी कंसंट्रेशन में है, कौन सी गैस कितनी कम कंसंट्रेशन में है, ठीक है। तो उसी कंसंट्रेशंस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन ज्यादा पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कौन कम पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे ऑफ कोर्स उसे पार्शियल प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए PV इज इक्वल टू NRT वाली हम एग्जाम्पल लें, अगर सॉरी ये इक्वेशन लें, हम अगर R को भी कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख दें और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रख दें, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है।
तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है हम इक्वेशन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज गैस ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एन ए कहलाते हैं, बी के एन बी कहलाते हैं एंड सी के एन सी कहलाते हैं, ठीक है। एंड जो प्रेशर है ए गैस का वो पी ए है, बी का पी बी है एंड सी का पी सी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो ऐसे लिखते हैं पी ए पी बी पीसी वगैरह। तो बच्चे आपने ये नोट करना है कि दैट ए बी सी जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो सबस्क्रिप्ट में आएगा, चाहे वो आप एन के साथ यानी नंबर ऑफ मोल्स के साथ लिखें, चाहे वो प्रेशर के साथ लिखेंगे। सो इट वुड बी कैपिटल पी एंड सबस्क्रिप्ट ए थोड़ा सा लाइन से नीचे लिखना है, ठीक है, इसकी बेस से थोड़ा सा नीचे लिखना है या बिल्कुल साथ लिखना है, ठीक है। तो दैट वुड बी द पार्शियल प्रेशर। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, जनरल गैस इक्वेशन ले लेंगे और उसके थ्रू हम प्रेशर एंड जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो हम v को दूसरी साइड अगर ले जाएं, दिस इक्वेशन बिकम्स p इज इक्वल टू n r t ओवर v। ये जनरल है, ठीक है। तो अगर हम पार्शियल ए गैस की बात करें तो पी ए शुड बी इक्वल टू एन ए आर टी ओवर वी। The same case would be for the gas B and same case would be for the gas C, ठीक है। और अगर हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एन टी के, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है, आर टी ओवर वी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। अच्छा, अब देखिए अगर हम पी ए partial pressure of gas A को रिलेट करें विद partial pressure ऑफ टोटल प्रेशर, ठीक है, तो क्या होगा, हम एन ए आर टी ओवर वी को डिवाइड कर देंगे एन टी आर टी ओवर वी के साथ। डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली जो पूरी इक्वेशन है वो उलट जाएगी, v ऊपर चला जाएगा, एन टी आर टी नीचे आ जाएगा, v v सेम है कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, आर आर वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो पी ए ओवर पी थी, सॉरी ए मैंने गलती से ऊपर लिख दिया, ठीक है, पी ए ओवर पी टी शुड बी इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। बट अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, अब आपने सीधा सीधा फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ एक गैस का पार्शियल प्रेशर। तो आप क्या करेंगे, पी टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी ए वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टू द टोटल प्रेशर। सो व्हाट डज दिस बिकम्स, partial pressure of A of a gas A is equal to the number of moles of the gas A divided by total moles of the gas, ठीक है, जितने भी तमाम गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को मिला के मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये वहां फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ना कि इससे अगर मैं वॉल्यूम को आर को टी को कांस्टेंट रखती हूँ तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनने क्या किया, अगर हम पी टी और एन टी को कांस्टेंट ले लें तो क्या हो जाएगा कि प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए partial pressure of A is directly proportional to number of moles of A, ठीक है। मतलब जो भी जिस गैस का जितना पार्शियल प्रेशर का वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स पे। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस गैस के ज्यादा होंगे, तो वो ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर के पास आके खड़े हो जाएंगे और वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन x, ठीक है। अभी हमने ऊपर की उससे फाइंड आउट किया था कि दैट जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ दैट गैस, यानी देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर
वो इक्वल हो जाता है टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ठीक है, यहाँ पे ये वही सारा कुछ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब इन्होंने, हमने यहाँ पे गैसेस को ए बी सी में लिया था ना, इन्होंने किसी भी गैस को ना आई की फॉर्म में ले लिया। ठीक है, तो पी आई डिवाइडेड बाय पी टी इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय एन टी। अच्छा, ये जो एन आई डिवाइडेड बाय एन टी है, ये असल में क्या है, ये असल में मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये असल में क्या है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो यानी देखो ना, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इस इक्वेशन एन आई ओवर एन टी का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस। तो ये हमें क्या बताएगा, ये फ्रैक्शन बताएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस मौजूद हैं विद इन द होल कंटेनर। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन। ओके, तो क्या हो जाएगा कि हम पी आई ओवर पी टी को इक्वल कर देंगे टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब देखिए ना, एन आई ओवर एन टी जो है वो एक्स आई के इक्वल है, तो मैं अगर एक्स आई लिखूं तो वो भी ठीक है, एन आई ओवर एन टी लिखूं तो वो भी ठीक है। तो पहले हमने एन आई ओवर एन टी लिखा हुआ था, अब इट बिकम्स इक्वल टू एक्स आई। अब हमें तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस चाहिए, हमने उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है विद द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मैं पी टी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहा था, पी टी डिवाइड हो रहा था। ओके, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस जो है वो इक्वल हो जाता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट यानी ऑफ एनी गैस in the mixture is equal to the product of the total pressure Pt of all the components of the gases and the mole fraction of that component। ठीक है, आपने जो कि आई गैस ली थी, इस वजह से एक्स के साथ भी आई लगा है और एन के साथ भी आई लगेगा। अगर कोई और गैस होती है, सपोज हम ए वाली गैस ले लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए होगा। होप सो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब अगेन देखिए कि मोल फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं टोटल प्रेशर को कांस्टेंट ले लेती हूँ तो मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। सो दिस इज इट, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले आ जाता है collection of gases over water. Dalton's law is particularly useful when a gas is generated and subsequently collected over water provided the gas is insoluble in water. देखिए, एक गैस क्या है, इनसॉल्युबल होती है इन वाटर के अंदर। ठीक है, आप उसे क्या करते हैं, जबरदस्ती अंडर प्रेशर उस गैस के, उस पानी के अंदर इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो ही आप उस प्रेशर को जरा सा हटाते हैं तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो बबल्स बनाते हैं। ठीक है, और उस वाटर के अंदर से निकलते हैं और ये जो उस कंटेनर के ऊपर थोड़ी सी भी स्पेस होती है ना, उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाले जो गैस मॉलिक्यूल्स है, दे वर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर का क्या मतलब है कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, या दूसरी कंडीशन क्या थी कि वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं कर रहे। ठीक है, इफ दे आर नॉट रिएक्टिंग विद द वाटर, तो वाटर के साथ इनका कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो जो ही इनके ऊपर से प्रेशर हटेगा, ये क्या करेंगे, अपनी जगह ले लेंगे, दैट वुड बी अबव द वाटर। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर होगा इस सिचुएशन में, जो कि इस कंटेनर के ऊपर लग रहा होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस के इक्वल होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। क्योंकि आपने 9th-10th में पढ़ा था कि वाटर भी जो है वो इटसेल्फ क्या करता है, कोई भी लिक्विड जो है वो इटसेल्फ वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है, विद टाइम। तभी आप देखते हैं कि आपने किसी खुले प्याले में पानी रखा अपना, तो अगर सर्दियां हैं तो चंद दिन के बाद आप देखेंगे, लेकिन अगर गर्मियां हैं तो कुछ ही टाइम के बाद आप देखेंगे कि सारा का सारा पानी एवेपोरेट हुआ है, या फिर अगर सारा नहीं होता तो उसमें से थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट कम होता चला जा रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स दैट के जो ये था आपका वाटर था,
वो क्या हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है विद टाइम टू टाइम। तो अब देखिए इसका मतलब हम चूंकि यहाँ पर गैसेस की बात करें ना, उसके टोटल प्रेशर की बात करें, वरना हम ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म है उनके भी प्रेशर को काउंट करते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा इस सिचुएशन में, वो कौन कौन एग्जर्ट करेगा, वो एग्जर्ट करेंगे ये गैस जो कि ऊपर आ गई है, ठीक है, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर्स जो कि ऊपर मौजूद हैं। सही है। So the total pressure consists of the pressure of the water vapors in addition to the pressure of the gas that is generated. The pressure due to the, अच्छा ये चीज आपने याद रखनी है कि that gas should be insoluble in water, तभी वो ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर वो soluble होती है in water तो क्या होगा कि वो ऊपर ही नहीं आएगी, तो जो वहां पर टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स का प्रेशर होगा। ठीक है, और किसी का प्रेशर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि गैस इनसॉल्युबल थी इन दिस वाटर, तो वो फौरन से ऊपर आ जाती है, और वो क्या हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा टू द वेपर प्रेशर ऑफ द गैस एंड द sorry, to the pressure of the water vapors and the partial pressure of the gas। ठीक है, अच्छा ये वाले क्या है, अगेन दे आर पार्शियल प्रेशर्स, ये बात आपने नहीं भूलनी डेल्टन लॉ के मुताबिक। द गैस कंटेमिनेटेड विद वाटर may be considered as moist gas। अब ये देखिए ये वाली जो गैस जो ऊपर आ गई थी, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसके अंदर itself अपने गैस के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, और जो वाटर के वेपर्स यहाँ नीचे से ऊपर आए थे वो भी मौजूद हैं। तो क्या है, ये कंटेमिनेट हो गई, अब ये प्योर गैस नहीं है। सपोज सपोज ठीक है, मैं ले लेती हूँ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे, ठीक है, तो नाउ इट इज नॉट जस्ट हाइड्रोजन गैस, बल्कि क्या है, इसके अंदर मौजूद हैं वाटर वेपर्स भी। तो ये वाटर वेपर्स की वजह से कंटेमिनेट हो गए। तो जब मैं सपोज मुझे कोई कहे कि मुझे हाइड्रोजन गैस दो, तो मैं उसको ये गैस नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर्स भी मौजूद है। ठीक है, सो इस तरह की गैस जिसके अंदर वाटर मौजूद है उसे मॉइस्ट गैस कहते हैं। ठीक है, बाकी कोई और वेपर्स मौजूद हो, ठीक है, तो उन्हें हम मॉइस्ट गैस नहीं कहेंगे, सिर्फ सिर्फ वाटर वेपर्स वाली गैस को जो है वो मॉइस्ट गैस कंसिडर करेंगे और स्टेट करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं towards the respiration of the higher altitude. The respiration process in the living things depend upon the differences in the partial pressure. For example, the partial pressure of oxygen in the outside air is higher than in the lungs, where the partial pressure of the oxygen is lower. ठीक है, however, at high altitude, the pressure of the oxygen decreases and the pilots may have uncomfortable breathing in a non-pressurized cabin. The partial pressure of oxygen is about 150 millimeter Hg। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि दैट जो गैसेस हमारी लंग्स के अंदर जो गैस होती है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 116 मिलीमीटर Hg होता है। लेकिन जो बाहर गैस होती है ना ऑक्सीजन की, उसका जो प्रेशर होता है 156 मिलीमीटर Hg होता है। ठीक है, तो हायर प्रेशर वाले एरिया से गैस हमेशा मूव करती है टुवर्ड्स लोअर प्रेशर। ठीक है, तभी हम बहुत आसानी से इनहेल कर लेते हैं। ओके, लेकिन क्या होता है जब एल्टीट्यूड हाई हो जाते हैं, एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, द हाइट अबव द सी लेवल। ठीक है, जब हाइट अबव द सी लेवल हो जाती है और वो बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, सपोज पहाड़ों पे कोई बंदा चढ़ जाता है, या फिर क्या हो जाता है जैसे पायलट्स होते हैं वो एरोप्लेन्स वगैरह पे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि दैट उनके लिए कभी कभार ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल हो जाती है। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली तब और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है बिकॉज देखिए यहाँ पर क्या होगा, हायर एल्टीट्यूड्स में ये वाले जो आपको बताया गया है ना 159 वैल्यू, ये आपको सी लेवल पे बताई हुई है। ठीक है, लेकिन जो जो आप ऊपर चलते चले जाते हैं आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस का वो कम होना शुरू हो जाता है, या यूं कह लें कि गैस का ओवरऑल प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो नीचे क्या था, नीचे देखिए बाहर प्रेशर ज्यादा था, आपकी लंग्स के अंदर प्रेशर कम था, तो इजीली आप इनहेल कर लेते हैं गैस को। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो डिफरेंस होता है जो जो आपकी हाइट इंक्रीज होती है, ये डिफरेंस इस तरीके से कम हो जाता है कि अंदर का तो प्रेशर आपका वैसे ही रहा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर तो चेंजिंग्स नहीं आई ना, लेकिन बाहर का प्रेशर भी कम होना शुरू हो गया। नाउ द डिफरेंस इज लो। जब डिफरेंस कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इनहेलिंग का प्रोसेस होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है।
ठीक है। तो अब देखिए जो पायलट्स होते हैं उन्हें कौन सा जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है वो दिया जाता है, उनको 150 मिलीमीटर mg का दिया जाता है, जबकि 159 मिलीमीटर mg होना चाहिए बाहर का। ठीक है। तो क्या होता है कि उनको जो है ब्रीदिंग के अंदर थोड़ी सी मुश्किल पेश आना शुरू हो जाती है। इसी तरह आप देखते हैं कि दैट जो जब आप हाइकिंग वगैरह की वीडियोस देखते हैं या हाइकिंग के बारे में सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको ये कहा जाता है कि दैट जो हाइट इंक्रीज होती है सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों सांस लेना मुश्किल हो जाता है? बिकॉज जो आउटर प्रेशर होता है, आउटसाइड प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो वो जो ऑक्सीजन की गैस है वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अंदर नहीं जाती। जब आपकी बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से नहीं जा रही है तो आप क्या कर रहे हैं, आप आसानी से इनहेल नहीं कर सकते उसको, गैस को। ओके। जब इनहेल नहीं कर सकते इसका मतलब आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे। ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड द रेस्पिरेशन बाय डीप सी डाइवर्स। डीप सी डाइवर्स ब्रीथ अंडर इंक्रीज्ड प्रेशर। ऊपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन सी लेवल से आप जो जो नीचे जाते चले जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। 40 मीटर की डेप्थ पे, मतलब फ्रॉम द सी लेवल अगर आप 40 मीटर्स नीचे जाएं तो जो प्रेशर होता है वो 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया बाहर के प्रेशर में और अंदर आपकी लंग्स के प्रेशर में। ठीक है। Therefore, regular air cannot be used in diverse tank because the partial pressure of oxygen would be 795 millimeter of Hg in that case. अब क्या होगा कि रेगुलर एयर आप यूज नहीं कर सकते हो। Therefore, deep sea divers used to breathe a mixture of helium and oxygen. ठीक है, इन द रेस्पिरेशन टैंक द स्क्यूबा। अब क्या करते हैं, इसी वजह से जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो एक स्क्यूबा टैंक अपने साथ लेके जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ये आपने कंपोजिशन याद रखनी है। 96% हीलियम होता है एंड 4% ऑक्सीजन होता है। उस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, हीलियोक्स। इस स्क्यूबा के अंदर के जो मिक्सचर है उसको हीलियोक्स कहेंगे, जिसमें क्या है, हेली। हेली क्या है, हीलियम का पार्ट है, और ऑक्स क्या है, ऑक्सीजन का पार्ट है। ठीक है, हेलियोक्स इसको कहते हैं, हीलियम एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर। ठीक है। अस्क्यूबा जो कि एक सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus है, हैविंग ऑक्सीजन यूज्ड बाय डाइवर्स एंड वाटर, कंटेन्स कंप्रेस्ड एयर टू ब्रीथ। अब इसके अंदर क्या होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है। तो जो ही बंदा जो है वो जरा से अंदर सांस खींचता है तो ये वाली ऑक्सीजन को क्या मिलता है, थोड़ा सा रास्ता मिल जाता है और वो मूव कर जाती है टुवर्ड्स इट्स लंग्स। ठीक है। अब क्या होता है कि दैट जब वो डाइवर रिटर्न करता है टू द सरफेस, ठीक है, तो क्या होता है, देखो नीचे क्या था, 5 टाइम ज्यादा प्रेशर था। अब अचानक से वो नॉर्मल प्रेशर के अंदर आ जाए। आप देखते हो कि कोई भी चीज, आप सपोज कोई कांच वाली चीज आप लो, आप उसको आप उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको अचानक से ठंडा करो वो फट जाएगी। सेम इज द केस कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज अचानक से चेंजेस लाई जाएंगी तो आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, आपकी डेथ हो सकती है। इस वजह से कहा जाता है कि कभी भी ठंडा पानी अचानक से अपनी गर्म बॉडी में मत फेंके, आप पैरालाइज हो जाएंगे, आपकी जो बॉडी है उसकी वेन्स वगैरह बंद हो जाएंगी। जैसे कहा जाता है कि बाहर से आके फौरन से नहीं नहाते या बाहर से आके फौरन से पानी नहीं पीते। ओके। तो वो इसी वजह से होता है। अब देखिए क्या होता है कि दैट अगर यही बंदा जो कि 40 मीटर नीचे था वो फौरन से बाहर आके नॉर्मल एयर में ब्रीथ करना शुरू कर दे तो वो ब्रीथ नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो लंग्स को उस हाई प्रेशर से नॉर्मल प्रेशर में आने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो क्या होता है, अच्छा, अब क्या होता है कि दैट उसको वो बहुत अचानक से ऊपर नहीं आता कभी भी, वो स्लोली स्लोली कम कम मीटर्स का डिस्टेंस तय करता है, थोड़ी देर वहां गुजारता है, फिर थोड़े कम मीटर्स का डिस्टेंस तय करता है, वहां गुजारता है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सरफेस पे आता है। देखो क्यों, ताकि वो जो 5 टाइम्स प्रेशर था वो आहिस्ता आहिस्ता लो होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, और जब वो पानी की सरफेस पे आएगा तो और बाहर जमीन का जो है वो प्रेशर सेम होगा ना, तो पानी की सरफेस तक आते 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 तो उसकी लंग्स क्या हो जाएंगी, यूज टू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि क्या था कि उसकी लंग्स के अंदर जो प्रेशर था वो इंक्रीज हो चुका हुआ था ना, जब वो नीचे था 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका था। ठीक है, तो जो एयर थी उसके लंग्स के अंदर वो कंप्रेस हो गई थी, सुकड़ गई थी। ठीक है, अब जो ही वो बाहर आएगा फौरन से वो गैस क्या हो जाएगी जो उसके लंग्स के अंदर थी वो एक्सपेंड करेगी, उसकी बॉडी से निकल जाएगी और उस बंदे की डेथ कॉज हो जाएगी, सारी की सारी एयर उसकी बॉडी के अंदर से खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि दैट उसको
थोड़े थोड़े टाइम बहुत स्लोली ऊपर लाया जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता लंग्स की गैस एक्सपेंड हो जाए और फिर वो नॉर्मल एक्सपेंशन लेवल पे आ जाए. ओके, now the next topic is that how deep sea divers respire on return from the sea. ठीक है. अच्छा, ये आपने स्क्यूबा की कंपोजिशन याद रखनी है. 96% हीलियम एंड 4% ऑक्सीजन. ठीक है. इस स्क्यूबा के अंदर जो मिक्सचर होता है इसको हेलिऑक्स कहते हैं, ये याद रखना है. अब हम आ जाते हैं कि दैट डीप सी डाइवर्स कैसे रिस्पायर करते हैं ऑन रिटर्न फ्रॉम द सी. देखो, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज एयर के अंदर जनरली होती है वो 80% होती है. इफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डाइवर्स टैंक द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड कैन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर इन द वेरी डीप सी. तो क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखो, हमने सिर्फ हीलियम और ऑक्सीजन यूज किया, हमने नाइट्रोजन वगैरह यूज नहीं किया. ठीक है. जबकि जो नॉर्मल एयर होती है उसके अंदर 80% नाइट्रोजन मौजूद होता है. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम स्क्यूबा टैंक के अंदर नाइट्रोजन जो है वो डालेंगे तो क्या होगा कि दैट अंडर हाई प्रेशर वो जो नाइट्रोजन है वो बंदे की लंग्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है. एंड ब्लड ऑफ द डाइवर में बी सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन ड्यूरिंग द डाइव. तो उस बंदे के ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के बजाय अब नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा. सो इफ द डाइवर रिटर्न्स क्विकली एंड रिलेटिवली एट लो प्रेशर at the surface he will face life threatening conditions called the bends. अब क्या होगा कि दैट वही बंदा अगर बहुत तेजी से अपनी जो नॉर्मल सी लेवल है, सरफेस ऑफ द वाटर है, उसके उसके अंदर आ जाए. ठीक है. अचानक से नीचे से तैरता तैरता तेजी से ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा कि उसको एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी बेंड्स की. ठीक है. उस सिचुएशन का नाम बेंड्स कहलाएगा. यानी ये कि वो ऐसी फिजिकल सिचुएशन को अंडरगो करेगा. So deep sea divers must either use different solutions of gases, ठीक है, as helium in oxygen, ठीक है, और spend many hours in decompression chamber after a dive. ठीक है. अब क्या होगा कि या तो स्क्यूबा डाइवर्स जो हैं, जिन्हें डीप सी डाइवर्स भी कहा जाता है, वो क्या करेंगे, अपने स्क्यूबा टैंक के अंदर हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करें. या फिर क्या होता है कि दैट जो ही वो एक डाइव के बाद आए ऊपर ऑन द सरफेस, उसके बाद वो एक चैम्बर के अंदर, एक कमरे से के अंदर बहुत सारा टाइम गुजारेंगे, मैनी आवर्स गुजारेंगे इन द डीकम्प्रेशन चैम्बर. ठीक है. जिसके अंदर क्या होता है कि दैट नाइट्रोजन की जो बहुत ज्यादा अमाउंट इनकी ब्लड में चली गई होगी उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला जाएगा और नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी. ठीक है. The pressure in the decompression chamber is slowly lowered over many hours. अब क्या है कि decompression chamber के अंदर पहले तो उतना ही प्रेशर मेंटेन किया जाता है जितने प्रेशर पे उस बंदे ने डाइव किया हुआ था. ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर क्या होता है, कम किया जाता है, ताकि क्या होता है, वो जो मैंने आपको बताया था ना कि आहिस्ता आहिस्ता उसको सरफेस पे आना चाहिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम हो, आहिस्ता आहिस्ता उसकी लंग्स जो है वो उसके अंदर एयर एक्सपेंड करे, ताकि अचानक से जो ही वो सरफेस पे आए तो सारी उसकी एयर उसकी लंग्स से निकल ना जाए और उसकी डेथ ना हो जाए. इस वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेशर को कम किया जाएगा ताकि उसकी लंग्स, उसकी बॉडी जो है वो उसकी आधी हो जाए. ठीक है. और जो नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा उसके ब्लड में इकट्ठी हो गई थी वो निकलती चली जाए. ठीक है. ठीक है. अब ये जो बेसिकली स्क्यूबा टैंक के अंदर जो मिक्सचर होता है हीलियम और ऑक्सीजन का, वो यूज किया जाता है एस्थमा के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए. जब उन्हें एस्थमा अटैक पड़ता है ना, ठीक है, तब भी ये यूज किया जाता है. बिकॉज इसमें देखो क्या है, आपका ऑक्सीजन की जो अमाउंट है ना वो फौरन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है कि दैट उनकी बॉडी में जाता है और उनकी जो ऑक्सीजन की कमी हुई हुई होती है उनकी बॉडी में वो फौरन से पूरी होना शुरू हो जाती है. एंड यो अस्थमा पेशेंट्स जो है वो अस्थमा अटैक में जो उनकी डेथ होने वाली थी उससे बच जाते हैं. ठीक है. बिकॉज वहाँ पे भी तो अस्थमा अटैक के अंदर ब्रीदिंग इश्यूज उनको डेवलप हो जाते हैं ना. अच्छा, होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. होप सो मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया होगा. रिमेंबर कि आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो जनरली आ जाते होते हैं. आपको पार्शियल प्रेशर एक गैस का दे दिया गया होगा, आपको उसके नंबर मोल सपोज दे दिए जाएंगे, या टोटल प्रेशर दे दिया गया होगा. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए होंगे और उसके बेस पे आपने पार्शियल प्रेशर वगैरह फाइंड आउट करना होगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, डील करने पड़ेंगे. ओके. तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछिएगा, वो हम देख लेंगे.
नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट विल बी डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन एंड देन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। लेकिन पहले हम डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन की स्टडी खेलेंगे। अच्छा, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ये जो लेंज मेथड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हाईलाइट इट। इसकी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये आपको रफली बनानी आनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर में जो ये ग्राम्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस है वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा, वो आपको समझ आने चाहिए। इसी तरह ये जो पॉपकेन्स होते हैं ये भी, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे टुवर्ड्स द एप्लीकेशंस ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड देन हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अच्छा, हम सेकेंड चैप्टर जो था वो भी बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह उनकी डिस्कवरी थी, फिर क्वांटम जो आपके पास ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो स्टडी कर दिया, क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ द सबशेल्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं।